हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी कैबिनेट में और जिनका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है जनसेवा का मध्य प्रदेश में, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, प्रदेशों से आए हुए हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी राज्य के प्रतिनिधिगण, मेरे मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल जी, हमारी संयुक्त सचिव उषा पादी जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार जी, समस्त हमारे सचिवगण मिश्रा जी अतिरिक्त जो यहाँ आज उपस्थित हैं, और मीडिया के हमारे सभी साथीगण। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि तो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जब हम लोग सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, हम सब साथ मिलकर प्रयास करेंगे, तभी उस लक्ष्य की पूर्ति हम लोग कर पाएंगे। ये नागर विमानन मंत्रालयों की जो बैठक आज आयोजित की गई है, पहले तो मैं आप सबका केवल स्वागत नहीं करता हूं, लेकिन अतिरिक्त मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज दिल्ली में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम का सूत्रधार और मूल कारण एकमात्र है, और वो एकमात्र कारण है हम लोगों का सामूहिक प्रयास, हम लोगों की एक तरीके का दृष्टिकोण, एक सोच, एक विचारधारा, और वो है हमारे यात्रियों के लिए सुविधा, इस क्षेत्र का विकेंद्रीकरण, इस क्षेत्र का विस्तारीकरण, और उस लक्ष्य की पूर्ति करने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैंने आप में से कई हस्तियों के साथ और मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग से बातचीत की, राज्य स्तर के मुद्दों पर ऐसा एक सामूहिक जब संगोष्ठी होती है, चिंतन होता है, मंथन होता है, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि उस चिंतन और मंथन से भी कुछ न कुछ अमृत निकलता है। हमारी कोशिश यही है कि हर राज्य को हम मदद करें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, और उस भावना के साथ आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे साथी सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जिस दक्षता के साथ और जिस तीव्रता के साथ और जिस महत्वपूर्णता के साथ अपने विभाग का दायित्व हर मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करने में इच्छुक हैं, और ये भी उसी उद्देश्य के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, कार्य साइलोज में हमें काम नहीं करना है, लेकिन होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर काम करना है, एक संयुक्त सरकार के रूप में हमें कार्य करना है। तो आज वीरेंद्र कुमार जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो बुकलेट हमने निकाला है, एक्सेसिबिलिटी दिव्यांगों के लिए नागर विमानन क्षेत्र में, और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये हमारी प्राथमिकता सदैव रही। हमारी सोच विचारधारा है कि हर मनुष्य को हर सुविधा का लाभ मिलना चाहिए।
और इस बुकलेट में कई ऐसे सुविधाओं को हमने रेखांकित किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं आज के दिवस पर कि जिन यात्रियों की रिड्यूस्ड मोबिलिटी होती है, किस कारणवश भी व्हीलचेयर पे होते हैं, कई बार उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब एयरपोर्ट से प्लेन में जाना पड़ता है और प्लेन से वापस एयरपोर्ट व्हीलचेयर में जाना पड़ता है। और उस सुविधा का समाधान निकालने के लिए हम लोगों ने पैसेंजर हॉइस्ट का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू की है। 10 एम्बुलिफ्ट इन पैसेंजर्स के हॉइस्ट के लिए सारे मेजर एयरपोर्ट्स में हम लोग ने स्थापित किए हैं और 20 अतिरिक्त पैसेंजर हॉइस्ट भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया। आज इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र कुमार जी को कि उनके मंत्रालय से भी पूर्ण रूप से साथ और मदद हमारे इस अभियान में जरूर दें, ताकि देश के सारे एयरपोर्ट्स में हमारा ये पैसेंजर हॉइस्ट सिस्टम सारे यात्रियों के लिए, दिव्यांग यात्रियों के लिए उपलब्ध हो पाए, ताकि उनकी सुविधा भी हम लोग पूर्ण रूप से उनको दे पाए। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम लोग नागर विमानन क्षेत्र में चर्चा करना चाहते हैं। एंड आई वांट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी आर ऑपरेटिंग। दिस इज अ सेक्टर दैट हैज बीन probably the worst hit during the corona period. And it is a sector that is probably through its inception over 100 years ago never been hit so hard as it has been today. The last 1.5 years has been devastating for the global population. But amongst that devastation, सबसे ज्यादा हानि अगर किसी क्षेत्र को मिली है तो वो नागर विमानन क्षेत्र को लगी। करीब करीब विश्व स्तर पर $370 बिलियन की हानि हुई, $370 बिलियन वर्थ ऑफ लॉसेस इंटरनेशनली, ऑलमोस्ट $2.9 बिलियन ऑफ लॉसेस डोमेस्टिकली इन इंडिया, $3 बिलियन की लॉस देश के अंतर्गत, मतलब 22-23 हजार करोड़ एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में। तो इस स्थिति से उभरने की कोशिश आज हम लोग कर रहे हैं। एक नया नॉर्मल स्थापित हुआ है और उस नए नॉर्मल में आपने देखा है कि धीमी गति से सावधानी बरते हुए आज 100% ऑपरेशन तक हम लोग पहुंच चुके। जब इस विभाग का प्रभार मुझे मिला था, हम लोग 65% पे थे, 72.5% तक पहले किस्त में हम लोग ने बढ़ाया एयरलाइंस की फ्लाइट्स को, एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स को, उसके बाद 85% तक, और आज हम लोग 100% तक ऑपरेट कर रहे हैं 18 अक्टूबर से। वी हैव नॉर्मलाइज्ड फ्रॉम द 18th of October. But please understand that this is also a new normal under which airlines are operating, airports are operating. प्रधानमंत्री जी की सोच है कि चुनौती में भी अवसर हमको ढूंढना होगा। वी मस्ट डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज इन क्राइसिस, एंड यही हमने पिछले 4 महीनों में हमने करने की कोशिश की। इट हैज बीन आवर एफर्ट टू ले आउट द रेगुलेटरी रोड मैप, जो ढांचा तैनात करना पड़ता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आवागमन की सुविधाएं हम लोग तैयार कर पाएं। उस ढांचे पर हम लोगों का लक्ष्य रहा है और इसके 8 अंशों पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। पहला कदम जो हमने उठाया, द फर्स्ट स्टेप दैट वी टेकन इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी डू नॉट हैव ऑल द आंसर्स, ऑल द सॉल्यूशंस डू नॉट लाई एट आवर डोरस्टेप। वी मस्ट बी ओपन, we must listen, we must take concrete suggestions, positive suggestions, and work on them.
लोगों के उपाय, लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा को सम्मिलित करके ही आगे की सफल रणनीति तय हो सकती है। और उसी सोच के साथ हमने 9 एडवाइजरी ग्रुप सेटअप की और इनकी अध्यक्षता स्वयं मैं और राज्य मंत्री जी साथ में करते हैं। एक एडवाइजरी ग्रुप एयरलाइंस के लिए, एक एडवाइजरी ग्रुप एयरपोर्ट्स के लिए, और कई बार मैं ये देखता हूं कि क्षेत्र केवल एयरलाइन और एयरपोर्ट्स तक सीमित हो जाता है हमारे मानचित्र में। पर हर इंडस्ट्री की तरह नागर विमानन भी का एक इकोसिस्टम है, का एक खेल क्षेत्र है, और उसमें हर एक स्टेक होल्डर को जगह देना, प्रोत्साहित करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। एंड देयरफॉर एडवाइजरी ग्रुप्स हैव बीन सेट अप एमआरओ के लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सिस्टम्स के लिए। एडवाइजरी ग्रुप हमने सेटअप किया है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कार्गो के लिए, ग्राउंड हैंडलर्स, जो लोगों को आप और हम कभी कभी दिखते नहीं है लेकिन जमीन पर पूरा काम किया जाता है, बोर्डिंग, डीबोर्डिंग, बोर्डिंग, ऑफलोडिंग, ऑनलोडिंग लगेज का, उनके लिए एडवाइजरी ग्रुप। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे भारत एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन रहा है। केवल हमारी भारतीय टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, केवल ध्रुव और डॉनियर के लिए नहीं, लेकिन विश्व की कंपनियां आकर भारत में अपनी बेस बना रही हैं। बोइंग, एयरबस, सिकोर्स्की, अपाचे हेलीकॉप्टर, और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र बनने वाला है। तो इन सब एडवाइजरी ग्रुप्स को हम लोग ने सेटअप किया है और हर द्विमाह में स्वयं हम लोगों की बैठक इन एडवाइजरी ग्रुप्स के साथ होती है। और सामान्य तौर पर आप लोगों को यह भी बता दूं कि सरकार में जो दल गठित होते हैं उससे औपचारिक बैठक हो जाती है और दोबारा उनके बारे में भूला जाता है, लेकिन हम अपने एडवाइजरी ग्रुप के बैठकों में तथ्य के आधार पर पॉइंट्स लिखते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी है, क्या हमारी जिम्मेदारी है, और अगली बैठक जब होती है तब जिन पक्षों को जिम्मेदारी दी गई है, उदाहरण के तौर पर अगर हमारे मंत्रालय को भी जिम्मेदारी दी गई है तो उसकी रिपोर्टिंग सही रूप से अगली मीटिंग में हमें करना पड़ता है कि पिछले मीटिंग से आज तक क्या प्रगति हुई, क्या संभव है, क्या असंभव है, अगर असंभव है तो उसका कारण क्या है, ताकि पारदर्शिता रहे, जवाबदेही रहे। वी मस्ट हैव ट्रांसपेरेंसी, वी मस्ट हैव अकाउंटेबिलिटी विद इन दोज एडवाइजरी ग्रुप्स। The second big step that we have taken under the Prime Minister's directive, which a lot of our states are pushing forward very strongly, is the issue of drones. We have revolutionized this, and Prime Minister's directive is very clear that India has to be a leader, not a follower. We have been a follower in the telecom revolution. We have been a follower in the auto revolution. Drones is one area in the world where we can become a leader, but that is only possible when we all work together. Each state has to power this initiative. We have framed drone rules, rehashed the old rules. पुराने जो नियम थे उन सबको हमने बदल के सुलभ, सशक्त और सरल नियम हमने लागू किए। 72 हम लोगों को फीस देनी पड़ती थी, 4 तक सीमित कर दी। 25 फॉर्म्स फिल करने थे, 5 तक सीमित कर दी। और कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि पॉलिसी की घोषणा के 3 हफ्ते बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ड्रोन्स विद इन 3 वीक्स, कैबिनेट अप्रूवल फॉर अ पीएलआई स्कीम विद इन 3 वीक्स वॉज अनाउंस्ड। और ये पीएलआई स्कीम भी कैसी है कि ड्रोन की इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री ऑफ 60 करोड़, 60 करोड़ की इंडस्ट्री है, पर जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव हम दे रहे हैं वो 120 करोड़ का। तो जो इंडस्ट्री की साइज है ऑफ 60 करोड़, वी हैव गिवन एन इंसेंटिव ऑफ डबल द साइज ऑफ द इंडस्ट्री टुडे। सो प्लीज टेक दिस अमंगस्ट योरसेल्व्स इन योर स्टेट्स, पुश इट, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर अक्रॉस द बोर्ड।
The third area that we have pushed is the MRO policy. Today we have a fleet of 710 aircraft in India, but our engines still go abroad for repair, for overhaul. The foreign exchange that is wasted on that. So we have completely rehashed the MRO policy in India. There were many antiquated systems in there. Royalty was charged at 13% of revenue. We have scrapped royalty completely. The lease period was only 3 years. We have multiplied that by 10. The lease period of land, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर वो जमीन होती है, तो 3 साल के लिए दिया जाता था. अब कौन आएगा कोई इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए 3 साल के लिए? When again he has to renegotiate or she has to renegotiate after 3 years. So we've extended the lease period from 3 years to 30 years. 30 साल की लीज होगी. सारे परमिशंस के सिस्टम्स हम लोगों ने समाप्त कर दिए हैं और उसी के साथ 8 नए एमआरओ सेंटर्स हमने घोषित किए हैं जहां हम निविदा को आमंत्रित करने वाले हैं. भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई में जुहू, कोलकाता, दिल्ली और तिरुपति. मतलब कि देश के पूरे नक्शे पर एक एक एमआरओ हम लोग स्थापित करने की कोशिश करते हैं. तो मैं राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि इस इनिशिएटिव को गंभीरता से लें और जहां भी हमारी मदद चाहिए, हम सारे एमआरओ कंपनी से बात कर रहे हैं और एक एक करके आपके राज्य में भी हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे. इसे जरूर आगे ले जाएं. इसी के साथ जो चौथा कदम है वो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का है. आज देश में हमें 9,500 पायलट्स की जरूरत है और 40% से ज्यादा पायलट्स विदेश जाते हैं प्रशिक्षण लेने के. दे गो अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग. अगेन देयर इज अ फॉरेक्स आउटगो. ईच पायलट्स ट्रेनिंग, if I'm not mistaken, Rajiv ji and Sanjeev, is about 1.5 to 2 crores of rupees for each pilot. So think about the amount of foreign exchange drain. 9,500 crores, and if 40 to 50% of pilots are going abroad for instruction, you're talking about 5,000 pilots, 5,000 पायलट और 1.5 से 2 करोड़ रुपए एक पायलट की प्रशिक्षण. मतलब 10,000 करोड़ का हम लोगों का मुद्रा विदेश जा रहा है. सो वी हैव टू मूव फ्लाइंग ट्रेनिंग हियर. वी हैव टू इंक्रीज इट. और इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि आज हमारे 710 प्लेन हैं, लेकिन आने वाले 5-10 सालों में ये फ्लीट डबल और ट्रिपल होने वाली. परसों ही एक नया एयरलाइन ने 72 नए प्लेन ऑर्डर किए. बाकी कंपनीज भी नए प्लेन ऑर्डर करने वाली. पर इसमें रोड़ा क्या आ रहा था? What was the speed breaker? It was the FTO policy. And why? Because within the FTO policy, again there was airport royalty. So we have scrapped airport royalty. There was a minimum land rental which ran into crores of rupees. जमीन का ऋण करोड़ों रुपए का, हमने उसे 15 लाख तक सीमित कर दिया ताकि जल्द से जल्द एफटीओज वहां हमारे देश में बन पाए. और 8 नए एफटीओज की घोषणा हो चुकी है 5 एयरपोर्ट्स में, और इसे आगे जाके हम लोग बढ़ाएंगे भी. और ये एयरपोर्ट्स हैं कर्नाटक में बेलगावी, महाराष्ट्र में जलगांव, कर्नाटक में दोबारा कलबुर्गी, मध्य प्रदेश में खजुराहो और असम में लीलाबाई. तो जो ये 8 एफटीओज इन 5 राज्यों में जो बन रहे हैं, इस पर कृपा करके तीव्र गति से आप लोग कार्य करें. अंबर दुबे हमारे संयुक्त सचिव यहां हैं, इनको परेशान करिए आप, जितना भी परेशान करना हो. बड़े सतर्क हमारे अफसर हैं और हमारी सोच है कि अगले 1 साल के अंदर ये 8 के 8 एफटीओ सेटअप हो जाने चाहिए. 5वां कदम है, ये काफी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से हम फ्लाइट वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट भारत में लेके आए. ये काफी नहीं है कि भारत के अंदर से बड़े बड़े सिटी से हम नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट बोइंग और एयरबस छोटे वालों को लेकर छोटे छोटे शहर में पहुंचे. हम लोगों को लास्ट मील की कनेक्टिविटी देनी होगी, और वो लास्ट मील की कनेक्टिविटी उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में,
दूर दराज वाले राज्यों में वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी छोटे प्लेन्स के आधार पर और हेलीकॉप्टर्स के आधार पर। और इसलिए हमने एक नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी की शुरुआत की। उस हेलीकॉप्टर पॉलिसी में आज हमारे देश में केवल 280 हेलीकॉप्टर्स हैं। आपको आश्चर्य होगा, मुझे आश्चर्य हुआ था। ब्राजील में 11,000 हेलीकॉप्टर हैं, रूस में 2,215 हेलीकॉप्टर हैं, अमेरिका में 7,000 हेलीकॉप्टर हैं, भारत में केवल 280 हेलीकॉप्टर। तो हमारा पोटेंशियल बहुत, पर वो पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें बदलना था, जो इस हेलीकॉप्टर पॉलिसी में हमने बदला है। पार्किंग चार्जेस स्क्रैप कर दिए, लैंडिंग चार्जेस स्क्रैप कर दिए, वी हैव स्क्रैप TNLC चार्जेस, RNFC चार्जेस। It's very difficult with my own experience in helicopters. It's very difficult to get permissions. First from ATC, then from MLU, then from Air Force. ATC gives permission for 3 hours. MLU permission used to come for 45 minutes, and I want to thank the Indian Air Force. They have come forward very readily. And पहले जो 3 घंटे ATC का अप्रूवल था, अब 3 घंटे एयरफोर्स का भी अप्रूवल हो चुका है। ATC से अप्रूवल लेना था तो फोन पे हमें करना पड़ता था। उषा पादी जी के साथ, जो हमारी संयुक्त सचिव है, हमने एक नया हेली सेवा पोर्टल शुरू किया, जिसकी बीटा लॉन्च हो चुकी है। जल्द से जल्द पूर्ण रूप से हम लोग लॉन्च करेंगे, जहां एवरी परमिशन विल बी टेकन ऑनलाइन, एवरी पायलट विल फाइल हिज फ्लाइट प्लान ऑनलाइन, ATC विल गिव अप्रूवल विद इन मिनट्स, यस और नो, ऑनलाइन। तो ये पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, वी आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ दैट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। So along with helicopter policy, we have tried to set up 5 heli hubs. These 5 heli hubs will be first in Mumbai, in Juhu. Second, in Delhi, we are trying for Akshardham. We are in talks with the Delhi government. Third, in Bangalore. Fourth, in Guwahati. And fifth, I want to thank my good friend Dushyant Chautala ji and Khattar Sahib for declaring Gurgaon as a heli hub. So we will have 5 heli hubs, and that means that these areas will house only helicopters, dedicated to helicopters. We have also announced 3 dedicated corridors for helicopter operations. साधारण तौर पर प्लेन और हेलीकॉप्टर उसी राउट पे चलता था, तो हमने एक अलग राउट रखा है। जैसा हाईवे में अलग अलग 2 हाईवेज होते हैं, वैसे अलग हाईवे हमने हेलीकॉप्टर्स के लिए रेखांकित कर दिए। हम लोग आने वाले समय में 20 नए हेलीकॉप्टर कॉरिडोर्स अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन 3 की शुरुआत हो चुकी है। और ये 3 हेलीकॉप्टर कॉरिडोर्स शमशाबाद से बेगमपेट, मुंबई से पूना और अहमदाबाद से गांधीनगर, ये 3 हेलीकॉप्टर कॉरिडोर्स का इस्तेमाल आज के दिवस पर हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ कार्गो के सेक्टर पे भी आप लोगों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। इस कोविड के जमाने में अगर कुछ चीज ने भारतीय नागर विमानन क्षेत्र को बचाया है, तो वो कार्गो ने बचाया है। हमारा शेयर इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिक का 2% से बढ़ के 19% हो चुका है। पिछले 3 सालों में जहां हमारे 7 फ्रेटर्स थे, आज हमारे 28 फ्रेटर्स हैं। और इस क्षेत्र को भी आप सब कृपा करके अपने अपने राज्यों में एक प्रोत्साहन जरूर दीजिएगा। गिव इट एनकरेजमेंट, बिकॉज दिस विल बी द बेलवेदर फॉर द एविएशन सेक्टर। एक बेस की जरूरत होती है जो सुरक्षित रहे, और कार्गो वो बेस देता है हम, तो इस पर जरूर ध्यान आप लोग दें। और इसी के साथ कृषि उड़ान की योजना की नई घोषणा हमने की है, जहां हमारे कृषि उपज, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, स्पेशली पेरिशेबल, जो खराब हो जाता है, वो जल्द से जल्द हम लोग कार्गो सेंटर पे ट्रांसफर करें। और यहां भी प्रधानमंत्री जी की सोच, होल ऑफ गवर्नमेंट, 8 मंत्रालयों के साथ हमने ये योजना अनाउंस की, जहां हर मंत्रालय अपनी अपनी सुविधा रेखांकित कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डोनर, मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सभी मंत्रालयों ने साथ में मिलकर ये कृषि उड़ान पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। और अनेक सुविधाएं हम
इस पॉलिसी से भी हम लोग दे रहे हैं। वेवर ऑफ लैंडिंग पार्किंग चार्जेस, टीएमसी, आरएनएफसी, फ्रेट ग्रिड हम लोग शुरू करने वाले हैं। 26 एयरपोर्ट्स उत्तर पूर्वी और पहाड़ी इलाके और द्वीप के इलाकों में हम लोग ने रेखांकित की हैं इस पॉलिसी के समेत। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है उड़ान की योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जी की। पूरे देश का आम नागरिक अगले 2-3 सालों में 1000 नए रूट्स हम लोग ने रेखांकित किए हैं। 390 आज प्रचलित हो चुके हैं और हमारा बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि जल्द से जल्द इन सब को हम लोग रेखांकित करें। इसी के साथ एयरपोर्ट्स की वृद्धि भी जुड़ी हुई। हम लोगों ने उड़ान योजना के तहत जिन एयरपोर्ट्स में एयर कनेक्टिविटी की जुड़ाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय से समाप्त हो चुकी थी, वहां हमने 3 साल पूर्व शुरू किया है। दरभंगा, उड़ीसा में झरसुगुड़ा, ये उदाहरण है। और आज उन एयरपोर्ट से 3 से 5 लाख यात्री प्रति वर्ष सफर कर रहे हैं। ये हमारे नवरत्न हैं और ऐसे नवरत्न देश में कई हैं, हर एक राज्य में। किशनगढ़ का उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जगदलपुर का उदाहरण देना चाहता हूं, आदमपुर पंजाब में उदाहरण देना चाहता हूं, कर्नाटक में हुबली का उदाहरण देना चाहता हूं। और इसे हमें बढ़ाना होगा। और उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट्स की वृद्धि के लिए भी राशि हम लोगों ने रखी है और आप सब लोगों के साथ इस पर हम लोगों का कार्य हम लोग करेंगे। अब कुछ चीजों पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जहां आप लोगों को कदम उठाना होगा इसे प्रोत्साहन देने के लिए। जब हम सब साथ में कार्य करेंगे तब सफलता हमें जरूर प्राप्त होगी। 5-6 मुद्दों पर मैं रेखांकित करना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि आज नागर विमानन क्षेत्र बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। 40% इस क्षेत्र का कॉस्ट स्ट्रक्चर ईंधन के साथ कनेक्टेड है। फ्यूल 37.9% ऑफ एन एयरलाइंस कॉस्ट स्ट्रक्चर। और जब एयरलाइन लॉस बना रही है तो देन एन एयरलाइंस कॉस्ट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो द एयरलाइंस रेवेन्यू स्ट्रक्चर। सो 40% ऑफ द टॉप लाइन इज टेकन अवे डायरेक्टली बाय फ्यूल। उस 40% पे राज्यों का वैट है 1% से 30% तक। अब आप अनुमान लगाओ कि जो 40% रेवेन्यू स्ट्रक्चर किसी भी इंडस्ट्री की हो, उस पर अगर हम लोग 30% तक वैट हम लोग लेवी करेंगे तो वो सेक्टर सर्वाइव कैसा करेगा। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये नागर विमानन क्षेत्र केवल आवागमन के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है, यात्रा के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इससे आप लोगों की आर्थिक प्रगति होती है। पर्यटक आते हैं, व्यापारी आते हैं, देश और प्रदेशों की आर्थिक प्रगति इससे जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर नागर विमानन क्षेत्र का है 1:3.25। मतलब ₹1 आपने अगर निवेश किया सिविल एविएशन में तो उसका लाभ आपको, राज्य को ₹3.25 मिलता है। और इसके साथ आप जोड़ो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। अगर एक नौकरी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जॉब्स, एक नौकरी नागर विमानन क्षेत्र में हमने उपलब्ध करवाई, 1 डायरेक्ट जॉब इन सिविल एविएशन, द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज 6.1। अप्रत्यक्ष रोजगार 6.1। तो लुक एट द एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, लुक एट द इकोनॉमिक मल्टीप्लायर। So we have to look at the bigger picture. मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर हम लोग सोचें। हमारी आमदनी 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ इस फ्यूल से होती, लेकिन इस पे हम लोग गवा क्या रहे हैं? आपके राज्य में कनेक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही, आपके राज्य में प्लेन नहीं आ पा रहे, आपके राज्य में व्यापार नहीं आ पा रहा, आपके राज्य में कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मैंने चर्चा की, सब कहते हैं कि निवेश के लिए पहला प्रश्न जो उद्योगपति और व्यापारी पूछता है कि अगर उस शहर में आप उद्योग लगाना चाहते हो तो बताइए फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है।
अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है तो कोई निवेश करना नहीं चाहता। टुडे कनेक्टिविटी इज एट द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इफ यू डोंट हैव कनेक्टिविटी यू विल नॉट गेट इंडस्ट्रियल। एंड देयरफॉर आई अर्ज यू, आई प्लीड विथ यू, मैं निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन राज्यों में वैट आज भी 25, 20, 30% है, उस वैट को आप घटाओ और उसके आर्थिक डिविडेंड्स, आर्थिक लाभ आप अनुभव करो। और इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनेक राज्यों को जो मेरे पहल पर जब निवेदन किया था, और मैं उदाहरण भी आपको दूं, केरल ने, केरल के हमारे प्रतिनिधि यहां हैं, हां, कई साल पहले दूरगामी सोच, केरल ने वैट 25% से 1% उठलाया, 25% to 1%, many years ago. Within 3 months of VAT coming from 25 to 1%, the air traffic movements in Kerala increased by 2050. मतलब 2050 अतिरिक्त फ्लाइट की कनेक्टिविटी 2-3 महीने के अंदर 20% वृद्धि फॉर केरला, 20% ग्रोथ। सिमिलरली फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के हमारे प्रतिनिधि हैं, 3-4 साल पहले इन्होंने 16% से वैट को घटाया 1%, 16% to 1%, एंड अगेन विद इन 3 months आपको आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज, 9,888 एडिशनल एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मूवमेंट। नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग कहते हैं एटीएम, एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मूवमेंट, ऑलमोस्ट 10,000 अतिरिक्त, मतलब 15% ज्यादा 3 महीने के अंदर। जहां वैट गिरा वहां फ्लाइट नहीं। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं 7 राज्यों को आज इस मंच से, अनुरोध पर, मेरे अगुवाई पर आप लोगों ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उत्तराखंड 20% वैट होता था उत्तराखंड, मेरे फरमान पर, मेरे निवेदन पर हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारी विस्तृत चर्चा हुई और मैं तहे दिल से उनका आभारी हूं। 20% से उन्होंने घटा दिया 2% तक। फ्रॉम 20% वी हैव रिड्यूस्ड टू 2%, एंड आई थैंक द चीफ मिनिस्टर, आवर मिनिस्टर टुडे, सतपाल महाराज जी, हु इज हियर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मेरे निवेदन पर उन्होंने मेरी बात मानी और उत्तराखंड में अब 18 नए हेलीकॉप्टर रूट हम लोग ने तैनात कर दिए और 4 नए फ्लाइट कनेक्शंस तैनात हो चुके। उसी तरह अंडमान एंड निकोबार में हमारे एडमिरल साहब यहां बैठे हुए हैं, फ्रॉम 10% वी हैव रिड्यूस्ड टू 1%। मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद एडमिरल साहब को देना चाहता हूं। और वही जम्मू कश्मीर में हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने 26.5% वैट था, आज 1% हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और वैसे ही लद्दाख में 26% से 1%। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रतिनिधि आए हैं, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आपको, आपके मुख्यमंत्री जी को, कि 23% से 1% पर वैट आ चुका है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, खट्टर साहब को और दुष्यंत जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, 23% से 1%, और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मुझे पहुंचाने वाले हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी को, गोविंद राजपूत जी को, कि मध्य प्रदेश में 25% वैट था, इसी हफ्ते 4% का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया। तो ऐसे इतिहास के कदम हमारे राज्य सरकार दे रहे हैं और मैं नागर विमान क्षेत्र से हाथ जोड़ के आप सब लोगों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं तहे दिल की गहराइयों से। और बाकी राज्यों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके इस पथ पे चलिए आप, क्योंकि जब सहूलियत होगी तब कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आज भी कई राज्यों में हमें
इस वैट को घटाना है। और इस मंच से मैं निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, कर्नाटक सरकार से, तमिलनाडु की सरकार से, पश्चिम बंगाल की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, नंदी जी बैठे हुए हैं, राजस्थान की सरकार से, बिहार की सरकार से, मणिपुर की सरकार से, मिजोरम की सरकार से, और जिन राज्यों से मेरी चर्चा हुई है और शुरुआती दौर पर सहमति जताई है, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। पर कैबिनेट की मीटिंग जरूर आप लोग करें और जल्द से जल्द निर्णय करके नोटिफिकेशन भी हमको भेजें। त्रिपुरा की सरकार, त्रिपुरा के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश की सरकार, अरुणाचल के हमारे प्रतिनिधि यहां हैं। दमन एंड दीव के हमारे प्रतिनिधि यहां हैं। जल्दी करिएगा क्योंकि बहुत समय हो चुका, हम आप लोगों ने सहमति भी जताई है, कृपा करके जल्दी भेजें। गोवा की सरकार, मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, जल्द से कैबिनेट मीटिंग करके जरूर भेजें आप। गुजरात की सरकार, कल हमारी बात हो गई, कृपा करके आप जल्द से जल्द करवाइए। और असम की सरकार, अगर ये कदम हमने उठाया तो एक तीव्र गति नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग ला पाएंगे। इसी के साथ दूसरा मुद्दा है नए एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट। हम आपके साथ खड़े हैं, कृपा करके प्रस्ताव लाइए, जहां जमीन आवंटित करने की जरूरत है वो जल्द से जल्द हम लोग करवाएं। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संजीव कुमार जी यहां बैठे हुए हैं, हमारी संयुक्त सचिव रुबीना जी भी हैं। हम लोग तीव्र गति से हम लोग कार्य करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर, ताकि नए एयरपोर्ट्स हम लोग डेवलप कर पाए। हमारा लक्ष्य है कि 220 एयरपोर्ट्स आने वाले 4 या 5 सालों में हमें देश में बनाने होंगे। आज 136 हैं और आने वाले समय में 80 और एयरपोर्ट्स हमें जल्द से जल्द बनाना है। तीसरा मुद्दा है सी प्लेन, जो मैंने बात की, मैं क्षमा चाहता हूं मैं भूल गया, जो मैंने बात की कि रीजनल कनेक्टिविटी, केवल रीजनल एयरलाइंस, केवल हेलीकॉप्टर्स नहीं, सी प्लेन्स का भी हमें इस्तेमाल करना है। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था पहला सी प्लेन राउट का, साबरमती के तट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक केवड़िया में, 1 साल पूर्व। अब हमें हमारी कोशिश है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग मंत्रालय के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर, तो आप रूट्स हम लोगों को देंगे, उसके आधार पर सी प्लेन की पॉलिसी भी हम लोग बढ़ाएं। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, यहां कैपेक्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सी प्लेन का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है और उससे रेवेन्यू पोटेंशियल हम लोग रेखांकित नहीं कर सकते। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कैपेक्स वर्सेस रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ सी प्लेन्स। सो स्टेट टू कम फॉरवर्ड एंड प्रपोज a seaplane policy where some part of the capex will be borne by you. You can take it on lease, you can buy it, and then give it to the operator to operate, and thereby promote connectivity in your state. We are also coming up with a seaplane policy. तो आपके सुझाव होंगे seaplane policy पे तो जरूर हमको दें, ताकि उनको भी हम लोग इस पॉलिसी में हम लोग डाल पाएं। हेलीपोर्ट्स, हमारा लक्ष्य है कि देश के हर एक जिले में कम से कम एक हेलीपैड होना चाहिए। और वो हेलीपैड सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं चुनाव के समय में टेम्पररी हेलीपैड सब दूर बन जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में एक परमानेंट हेलीपैड बन जाना चाहिए, और इस पर आपकी मदद की हमको जरूरत है। भारत सरकार के पास भी राशि है हेलीपोर्ट्स डेवलप करने के लिए, अनेक हेलीपोर्ट्स पे हम लोग कैपेक्स भी दे रहे हैं, पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर एक में कम से कम एक परमानेंट हेलीपैड बन जाना चाहिए। और उस हेलीपैड के इर्द गिर्द व्हाट आर द रेगुलेशंस दैट वी रिक्वायर फॉर हेलीकॉप्टर्स, व्हाट इज द पॉलिसी दैट वी रिक्वायर फॉर सेफ्टी अराउंड हेलीपैड, उसका एक बुकलेट भी बना है, एंड वी हैव सेंट अ बुकलेट टू एवरी कलेक्टर। उषा जी ने हर कलेक्टर को बुकलेट बना के भेज दिया है। फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अ बुकलेट हैज गॉन फॉर एवरी कलेक्टर, व्हाट इज द फ्लाइट पाथ ऑफ अ हेलीकॉप्टर, वेयर देयर शुड नॉट बी ऑब्स्टिकल्स, what kind of area we need for a helipad. So please help us in this initiative of trying to establish a helipad in each district. International उड़ान का जो अगला अवतार भी है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, उसमें भी आपकी सहायता अपेक्षित है। हम लोगों की वी आर अवेटिंग योर असिस्टेंस।
हम लोगों की चाहत है कि इंटरनेशनल उड़ान में स्टेट्स शुड कम फॉरवर्ड. There are many states that have come forward. I'd like to congratulate Assam for supporting Dhaka and Guwahati flight, and Tripura as well. Tripura has proposed support for Agartala Chittagong and Agartala Dhaka, both flights. So I'd like to thank the representative of Tripura as well. But I'd like more states to participate in this international Udan initiative. Along with the Udan initiative, finally, I'd like to say this, that we are looking at a holistic view towards civil aviation. And we need it to develop down to the grassroots of India. That is when we will be successful in our initiative, and we believe in the concept of cooperative federalism. We are at your service. Because as I said when I started, and I'm going to end with that, in your success lies our success. आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. और हमारी सोच विचारधारा है, जो वीरेंद्र जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी की सोच कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें सबका प्रयास. और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सब जुड़े और सब उड़े. ये हमारा मोटो होना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.